हेलो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश पेपर 2 के निःशुल्क कोर्स की कड़ी में आज हम कर रहे हैं तुगलक बाय गिरीश कर्नाड का थर्ड पार्ट। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है कि यह प्ले 1327 से शुरू होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ हैं और एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के वेश में है और जो अपना नाम विष्णु प्रसाद बता रहा है, उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पर केस किया है कि सुल्तान के अधिकारियों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। तो उसके एवज़ में सुल्तान विष्णु प्रसाद को 500 चांदी के सिक्के और एक गवर्नमेंट जॉब दे देता है। इसके तुरंत बाद तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की कहता है और वह अपने विरोधी शेख इमामुद्दीन की भी हत्या करवा देता है। तुगलक की नीतियों के कारण उसका पुराना दोस्त ऐन उल मुल्क भी अब उसका दुश्मन बन चुका है। सुल्तान की स्टेप मदर सुल्तान के वजीर नाजिब को पसंद नहीं करती है और रतन सिंह के पिता को शिहाबुद्दीन के पिता ने मार दिया था, जिसका शिहाबुद्दीन को अभी भी गिल्ट महसूस होता है। दोस्तों, सीन 5 में हम देखते हैं कि रतन सिंह शिहाबुद्दीन को तुगलक का कत्ल करने के लिए मना लेता है। सुल्तान अमीर को कहता है कि अब्बासिद गियासुद्दीन मोहम्मद यानी कि खलीफा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। शिहाबुद्दीन सुल्तान से कहता है कि वह अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट न करे, लेकिन सुल्तान शिहाबुद्दीन की बात नहीं मानता और सुल्तान घोषणा कर देता है कि वह कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेगा जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों जितनी होगी, और वह इसमें अमीर और शिहाबुद्दीन का सपोर्ट चाहता है, जिस पर शिहाबुद्दीन उसे अपना सपोर्ट देने का वादा करता है। आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फेज़ पर। अमीर सैयद शिहाबुद्दीन और रतन सिंह उनके प्लान के अनुसार जैसे ही सुल्तान प्रार्थना करने के लिए जाता है तो सैयद, अमीर और शिहाबुद्दीन हथियार लेकर उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से हिंदू सोल्जर्स निकल कर आते हैं और उन तीनों को पकड़ लेते हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन से पूछता है कि तुमने यह सब क्यों किया। जब शिहाबुद्दीन सुल्तान से पूछता है कि सुल्तान को इस साजिश का कैसे पता चला, तो सुल्तान कहता है कि मुझे रतन सिंह ने सब कुछ बता दिया था। तो दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए कि रतन सिंह ने किस तरह शिहाबुद्दीन से अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है। सुल्तान शिहाबुद्दीन को चाकू घोंप घोंप कर मार देता है। शिहाबुद्दीन के मरने के बाद वजीर नाजिब सुल्तान के समक्ष अपनी चिंता जाहिर करता है कि यदि शिहाबुद्दीन के पिता को पता चल गया तो वह विद्रोह कर देगा, क्योंकि शिहाबुद्दीन का पिता तुगलक की सेना में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है। तो सुल्तान एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि जनता में यह घोषणा करवा दी जाए कि अमीर और सैयद मिलकर सुल्तान को मारने आ रहे थे और शिहाबुद्दीन सुल्तान को बचाने के चक्कर में शहीद हो गया। इस तरह से शिहाबुद्दीन का पिता विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि वह समझेगा कि उसका पुत्र तो शहीद हुआ है। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान शिहाबुद्दीन के सम्मान में एक प्रोग्राम आयोजित करता है और उस प्रोग्राम में शिहाबुद्दीन के पिता को भी सम्मानपूर्वक बुलाता है। इसके बाद सुल्तान घोषणा करता है कि उसकी राजधानी को तुरंत ही शिफ्ट किया जाए। जब तक खलीफा सुल्तान की राजधानी में नहीं आएगा तब तक सुल्तान के राज्य में कोई भी प्रेयर नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है सीन 7। दौलताबाद जाने के रास्ते में कई जगह पे कैंप लगे हुए हैं। दोस्तों, अजीज जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सीन फर्स्ट में जो हमने विष्णु प्रसाद के बारे में पढ़ा था, जिसने सुल्तान के ऊपर केस किया था, वह विष्णु प्रसाद नाम का ब्राह्मण नहीं है, बल्कि अजीज नाम का एक मुस्लिम है और उसने सुल्तान को ठगने के लिए ब्राह्मण का वेश धरा था। दोस्तों, उस समय अजीज को एक गवर्नमेंट पोस्ट मिल गई थी और अब वह कैंप में एक गवर्नमेंट ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि कैंप में एक हिंदू औरत है जिसका बच्चा बहुत बीमार है और वह अजीज से प्रार्थना करती है कि वह उसे शहर जाने दे ताकि वह शहर जाकर अपने बेटे का इलाज करवा सके, और इलाज करवाने के बाद वह कैंप में अगले ही दिन लौट आएगी। लेकिन अजीज उसे अलाउ नहीं करता। अजीज उसे कहता है कि यदि तुम्हें इलाज करवाना है तो कैंप में जो डॉक्टर है उसी से करवा लो, लेकिन उस औरत के पास पैसे नहीं होते और अजीज उससे इस काम के लिए रिश्वत भी मांगता है। तो वह औरत कहती है कि जब मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए ही पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें रिश्वत कहाँ से दूँ। और उस कैंप वाले डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते तो बिना इलाज के उसका बेटा मर जाता है। अजीज आजम से कहता है कि अब वह नकली सिक्के बनाएगा। दोस्तों, आजम अजीज का ही एक दोस्त है और ये दोनों ही साथ मिलकर चोरियां और ठगी करते थे। अजीज आजम से कहता है कि वैसे तो सिक्के तुगलक की टकसाल में बनते हैं, लेकिन मैं अपने घर पर ही नकली सिक्के बनाऊंगा। इसके बाद शुरू होता है सीन 8, जो कि दौलताबाद के किले में शुरू होता है। दोस्तों, यह प्ले शुरू होने के 5 साल बाद की घटना है। प्ले 1327 में शुरू होता है। इन 5 सालों के बाद हम देखते हैं कि सुल्तान आध्यात्मिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका है। सुल्तान बर्नी से कहता है कि हमारे राज्य के विभिन्न भागों में बहुत से लोग विद्रोह कर रहे हैं, बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है,
दोआब का जो हमने प्लान बनाया था, जो स्कीम बनाई थी गंगा यमुना दोआब की, वह भी फेल हो चुकी है और बाजार में तांबे के बहुत अधिक नकली सिक्के आ चुके हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स पर बर्नी सुल्तान से कहता है कि वह शांति, प्यार और ज्ञान के ऊपर फोकस करे और लोगों को मारना, कत्ल करना, हिंसा फैलाना छोड़ दे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि सुल्तान के दरबार में काम करता है, वह सुल्तान से कहता है कि उसका वजीर नाजिब मर चुका है। सुल्तान नाजिब को बहुत पसंद करता था और नाजिब की मौत का उसे बहुत अधिक दुख पहुंचता है। इसके बाद सीन 9 में हम देखते हैं कि अजीज और आजम दोनों हिली एरिया में आ चुके हैं। वे चोरी ठगी करने के बाद वहाँ पे छुपे हुए हैं। आजम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़, चोरी, डकैती और सभी उलझनों से परेशान हो चुका है और वह अब एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, और जबकि अजीज पावर से यानी ताकत से प्यार करता है। तभी उनका साथी करीम एक व्यक्ति को पकड़ कर लाता है और जब अजीज उसे देखता है तो वह देखता है कि यह तो अब्बासिद गयासुद्दीन खलीफा है। उसके बाद अजीज खलीफा से बात करने लगता है। अजीज खलीफा से कहता है कि तुगलक एक बहुत ही ख़राब राजा है। उसने राजधानी को दौलताबाद में शिफ्ट करके और जो सोने चांदी के सिक्कों के बदले तांबे और पीतल के सिक्के चलाए हैं, उससे जनता में बहुत अधिक भूखमरी और भ्रष्टाचार फैल गया है। इस पर खलीफा अजीज से कहता है कि हाँ, मैं तुगलक को मिलकर उसे समझाऊंगा। थोड़ी देर के बाद खलीफा को अजीज और आजम दोनों पर शक हो जाता है कि ये दोनों सही व्यक्ति नहीं है, लेकिन खलीफा कुछ कर पाए उससे पहले ही अजीज उसे मार देता है और उसके कपड़े पहनकर खुद ही खलीफा का वेश धारण कर लेता है। इसके बाद शुरू होता है सीन 10, जिसमें सुल्तान और उसकी स्टेप मदर बातें कर रहे हैं। सुल्तान की स्टेप मदर सुल्तान से कहती है कि तुम अपना निर्णय बदल लो, क्योंकि सुल्तान ने यह घोषणा करवाई थी कि जितने भी तांबे के सिक्के हैं उनकी कीमत चांदी के सिक्कों जितनी होगी, और यदि किसी के तांबे के सिक्के खराब निकलते हैं तो वह महल में आकर तांबे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के खरीद ले। तो अब स्टेप मदर कहती है कि महल के बाहर देखो, गाड़ियाँ भर भर कर लोग नकली तांबे के सिक्के ला रहे हैं। वह चाहती है कि सुल्तान अपनी इस गलती को सुधार ले, लेकिन सुल्तान ने कहा कि मैं एक बार यह घोषणा कर चुका हूँ तो अब यह बदलेगी नहीं। इसके बाद स्टेप मदर सुल्तान से कहती है कि कम से कम वह लोगों को मारना तो छोड़ दे। दोस्तों, नाजिब के मरने का सुल्तान को बहुत अधिक दुख है और वह बुरी तरह से इस बात के पीछे पड़ा है कि नाजिब के कातिल को पकड़ा जाए। कातिल को पकड़ने के लिए वह अंधाधुंध लोगों को मारता जा रहा है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे रखा है कि किसी व्यक्ति पर जरा भी शक हो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए, और वह बहुत ही डेस्परेटली नाजिब के कातिल के बारे में जानना चाहता है। स्टेप मदर उसे कहती है कि उसे नाजिब पसंद ही नहीं था, क्योंकि उसने ही सुल्तान को हिंसा के रास्ते पर भेजा है। लेकिन सुल्तान कहता है कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उसके कातिल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे उसका कातिल नहीं मिलेगा यह कत्लेआम नहीं रुकेगा। इस पर स्टेप मदर कहती है कि नाजिब को मैंने ही मारा है। जब उसे स्टेप मदर की इस बात पर यकीन नहीं होता तो वह पूछता है कि उसने नाजिब को क्यों मारा। तब वह कहती है कि नाजिब पिछले कुछ महीनों से तुगलक को हिंसा के लिए उकसा रहा था, जो कि स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात को सुनने के बाद तुगलक उसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से नाजिब सुल्तान को समझा रहा था कि वह हिंसा छोड़ दे और शांति के मार्ग पर चले। स्टेप मदर के कन्फेशन के बाद तुगलक को इतना अधिक गुस्सा आता है कि वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उसकी स्टेप मदर को पकड़ लिया जाए और अगली सुबह उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। इसके बाद सुल्तान पूरी तरह से टूट चुका है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे बचा ले, लेकिन तभी बर्नी एंटर करता है और सुल्तान को प्रार्थना करने से रोकता है। सुल्तान कहता है कि तुमने बहुत सही किया कि तुमने मुझे प्रार्थना करने से रोक लिया, मैं प्रार्थना न करने के अपने आदेश को तोड़ रहा था। इसके बाद बर्नी सुल्तान को एक अच्छी खबर सुनाता है कि खलीफा 1 महीने में दौलताबाद आने वाला है। दोस्तों, सीन 11 में हम देखते हैं कि अनाउंसर ये घोषणा कर देता है कि गयासुद्दीन अब्बासिद खलीफा दौलताबाद आने वाला है और उसके बाद सभी देशवासी 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ हाल ऐसा हो चुका है कि लोग भूख से मर रहे हैं। वहाँ बहुत अधिक भूखमरी, गरीबी और भ्रष्टाचार फैल चुका है। किसी को भी कोई मतलब नहीं है प्रार्थना पूजा पाठ करने से। सबको इसी बात की चिंता है कि बस उन्हें किसी तरह 2 वक्त का खाना मिल जाए। अब्बासिद के वेश में अजीज महल पहुंचता है। सुल्तान उसका बहुत अधिक सम्मान करता है, लेकिन कैंप में जिस औरत का बच्चा मर गया था इलाज न होने की वजह से, वह अजीज को पहचान लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि यह तो अजीज है, यह अब्बासिद खलीफा नहीं है। दोस्तों, उसके चिल्लाने के बाद वहाँ बहुत अधिक अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ दंगे भड़क जाते हैं कि क्या सुल्तान को यही नहीं पता कि असल में खलीफा कौन है। इसके बाद शुरू होता है सीन 12, जिसमें अजीज और आजम दोनों बात करते हैं। दोस्तों, आजम भी अजीज के साथ खलीफा का सहयोगी बनकर आया है। आजम कहता है कि सुल्तान तो पागल हो चुका है, पूरा देश पतन की ओर जा रहा है, इसलिए उन्हें भाग जाना चाहिए। आजम अजीज से कहता है कि मैंने भागने के लिए 2 घोड़ों का भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन अजीज कहता है कि महल से ज़्यादा सुरक्षित स्थान उनके लिए कोई नहीं है
और वह भागना नहीं चाहता। तो इस पर आजम खुद ही किला छोड़कर चला जाता है कि ठीक है, यदि तुम नहीं भागना चाहते तो मैं अपनी जान अवश्य बचाऊंगा। आजम को अपनी मौत का डर सताने लगता है क्योंकि वह औरत अजीज की असलियत वहाँ खोल देती है। तो इससे आजम को लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाने से पहले अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। इसके बाद शुरू होता है लास्ट सीन, जो कि है सीन नंबर 13। दोस्तों, बर्नी और सुल्तान आपस में बात कर रहे हैं। बर्नी सुल्तान से कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल पर यानी अंतिम संस्कार पर जाना चाहता हूँ। इस पर सुल्तान बर्नी से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारी माता की मृत्यु कैसे हुई। तो बर्नी कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे मृत्यु हुई। तो इस पर सुल्तान कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जब खलीफा की सच्चाई सबके सामने आ गई थी तो मैंने दंगाइयों को मारने के आदेश दिए थे और इस मेरे आदेश के कारण ही सिपाहियों के द्वारा तुम्हारी माँ को भी मार दिया गया। इसके बाद सुल्तान कहता है कि कम से कम बर्नी तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ, और छोड़कर जाना ही चाहते हो तो इस तरह के झूठ मुझे मत बोलो। इसके तुरंत बाद आजम के कत्ल की खबर आती है और सुल्तान सिपाही से कहता है कि आजम की मृत्यु की खबर तुम बाहर मत फैलाना। इसके बाद सिपाही अजीज को पकड़कर सुल्तान के सामने लाते हैं और सुल्तान उसे बताता है कि तुम्हारे प्रिय मित्र आजम जहाँ की मृत्यु हो चुकी है, किसी ने उसका कुछ कत्ल कर दिया है। सुल्तान को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति खलीफा नहीं है। सुल्तान अजीज से कहता है कि वह अपने असली वेश में आए और अजीज उसे सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार उसने विष्णु प्रसाद बनकर उसे लूटा। उसने तांबे के नकली सिक्के भी बनाए। दौलताबाद शिफ्ट होने के दौरान कैंप में भी बहुत से लोगों को लूटा और वह औरत भी उसके बारे में सही कह रही थी, और उसने खलीफा को भी मार दिया है और उसका वेश धारण करके वह यहाँ आ गया है। तो यह सब बातें सुनकर सुल्तान गुस्से से पागल हो जाता है और अजीज उसकी चापलूसी करने लगता है। दोस्तों, अजीज बहुत अधिक चालाक है। जब सुल्तान पर अजीज की चापलूसी का कोई असर नहीं होता तो अजीज बार बार उसके और अधिक चापलूसी करने लगता है। अजीज बातों ही बातों में उसे बता देता है कि मैं तो एक धोबी हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं एक मुस्लिम हूँ। तो इस पर सुल्तान कहता है कि एक धोबी संत कैसे बन सकता है। तो अजीज एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण रिप्लाई देता है। वह कहता है कि जब गंदगी साफ करनी होती है तो धोबी से बेहतर संत भी नहीं होता है, यानी गंदगी साफ करने के लिए धोबी की आवश्यकता पड़ती है, संत की नहीं। इस बात पे सुल्तान हंस पड़ता है और सुल्तान अजीज से पूछता है कि तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। इस पर अजीज कहता है कि मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ। तो सुल्तान उसे दक्कन की आर्मी में एक ऑफिसर बना देता है। बर्नी सुल्तान के इस निर्णय पर ऑब्जेक्शन करता है। वह कहता है कि यह तो तुमने अजीज को सज़ा देने की बजाय सम्मान दे दिया, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद बर्नी सुल्तान से जाने की आज्ञा मांगता है और सुल्तान उसे जाने देता है। सुल्तान अपनी आंखें बंद करता है, उसे नींद आ जाती है और इसके बाद वह प्रार्थना करने लगता है। जब वह प्रार्थना के बाद उठता है उसकी आंखों में बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होता है और वह बहुत अधिक डरा हुआ होता है। दोस्तों, इसी के साथ यह प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही शातिर व्यक्ति था और साथ ही साथ उसने कुछ एक निर्णय बड़े मूर्खतापूर्ण लिए, जैसे अपनी राजधानी शिफ्ट करने वाला। और इतनी बार अजीज के द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बावजूद उसने अजीज को पनिशमेंट नहीं दी और अपनी सेना में भर्ती कर लिया। वह बहुत अधिक घमंडी और अहंकारी भी है। अपने अहंकार में उसने बहुत अधिक लोगों का कत्लेआम करवाया। किसी की भी सुनता नहीं है, वह किसी की राय नहीं लेता कोई भी निर्णय लेने से पहले। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्ले समझ आया होगा। मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूं और इसके साथ ही साथ आपको हर बात डिटेल से समझाऊं। मेरी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इन पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती रहे। इसके बाद मिलते हैं अपनी पोएम्स के साथ, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले को पढ़ लिया होगा। दोस्तों, इस प्ले के नोट्स आपको इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर इसके नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट्स को सामने रखकर मेरे वीडियोस को देखें और सुनें। इससे आपको कंटेंट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। यदि आपको फर्स्ट ग्रेड का कोई और टॉपिक जल्दी पढ़ना है तो आप उसके विषय में बता दें, अदरवाइज़ मैं अपनी बाकी बची हुई पोएम्स के साथ आपको शीघ्र मिलती हूँ। दोस्तों, कंटेंट वाले वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है और SIR में ड्यूटी लगने की वजह से मैं इनको समय बहुत कम दे पा रही हूँ। इतना पेशेंस रखने के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। तो शीघ्र ही मिलते हैं कुछ पोएम्स के साथ। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।